यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं। वो आज ट्रंप के साथ मिनरल्स डील पर साइन करने वाले हैं। इस समझौते के बाद अमेरिका यूक्रेन की जमीन से मिनरल्स निकाल पाएगा। बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है, कम से कम अभी तक जब ये शो रिकॉर्ड हो रहा है। हालांकि ट्रंप ने इतना जरूर कहा है कि यूक्रेन को आगे जंग लड़ने का अधिकार मिलेगा। अमेरिका और यूक्रेन की सरकार ने इस डील की पुष्टि पहले ही कर दी थी, आज सिर्फ दस्तखत किए जाने हैं। मजे की बात यह है कि ज़ेलेंस्की को कुछ समय पहले काम चलाऊ, कॉमेडियन और तानाशाह कहने वाले ट्रंप को अपने सुर अब बदलने पड़े हैं। व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या अब भी आप मानते हैं कि ज़ेलेंस्की एक तानाशाह हैं? मैंने ऐसा कहा था? यकीन नहीं होता मैंने ऐसा कहा। अगला सवाल। खैर, आज हम बात करेंगे कि क्या मिनरल्स डील साइन करने के बाद रूस यूक्रेन जंग में सीज फायर का रास्ता खुल सकता है और क्या 3 साल से जारी जंग रुक सकती है। फिर आपको ले चलेंगे हम तुर्की है, जहां कुर्दिस्तान की मांग करने वाले एक आतंकवादी संगठन ने घुटने टेक दिए हैं। उसके मुखिया ने कहा है कि हम अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। ये संगठन तुर्की में सैकड़ों आतंकी हमले कर चुका है। इसके हमलों में लगभग 40,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए ये घोषणा तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान की बड़ी जीत बताई जा रही है। आज के शो में इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज जब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की अमेरिका में हाथ मिलाएंगे तो उसकी एक पृष्ठभूमि होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ऐसे समय में वॉशिंगटन में है जब अमेरिका उनके दुश्मन नंबर 1 से डायरेक्टली नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। जंग खत्म होने के लिए बात हो रही है और उसमें जंग का एक पक्ष यूक्रेन शामिल ही नहीं है और ना ही शामिल है यूरोपियन यूनियन। इसी बीच अमेरिका और यूक्रेन के बीच मिनरल समझौते का ऐलान हुआ और अब उस पर होने हैं हस्ताक्षर। फरवरी का महीना 3 साल से जारी इस जंग में नए मोड़ लेकर के आया है। क्या क्या हुआ है फरवरी में? 12 फरवरी को ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया और जंग खत्म करने पर बात की। इस बातचीत में यूक्रेन शामिल नहीं था। 18 फरवरी को सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में भी जंग खत्म करने की चर्चा हुई, यूक्रेन के बिना। 18 फरवरी को ही ट्रंप बोले कि यूक्रेन को अपने 50% नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका के हवाले कर देने चाहिए क्योंकि हमने उनकी मदद के लिए अरबों डॉलर्स दिए हैं। 19 फरवरी को ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहा, बोले कि वो अपने देश में चुनाव नहीं होने दे रहे ताकि वो सत्ता में बने रहें। 24 फरवरी को ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो नेटो सदस्यता के बदले राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। 26 फरवरी को इमैनुअल मैक्रो अमेरिका पहुंचे, फ्रांस के राष्ट्रपति। इस दौरान उन्होंने ट्रंप से यूक्रेन जंग खत्म करने पर चर्चा की। इस दौरान भी ट्रंप ने मिनरल डील्स की चर्चा की। अगले ही दिन यानी 27 फरवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अमेरिका पहुंचे। ब्रिटेन अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते के इतर उन्होंने भी ट्रंप के साथ यूक्रेन पीस डील की बात की। यहां ट्रंप मैक्रो और स्टारमर से मिल रहे थे तो वहां अमेरिका रूस से दोस्ती के कसीदे पढ़ रहा था। 25 फरवरी को उसने यूनाइटेड नेशंस में रूस का समर्थन किया। 27 फरवरी को दोनों देशों के अधिकारी तुर्की में मिले। वहां दोनों देशों ने रिश्ते सामान्य करने पर तफसील से बात की। और अब 28 फरवरी है, महीने का आखिरी दिन, और आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं ट्रंप के साथ मुलाकात करने के लिए। दोनों देश मिनरल्स डील पर साइन करने वाले हैं। इस डील की जो जानकारी बाहर आई है उसे हम दुनियादारी के एक एपिसोड में बता चुके हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। इस डील में अब तक क्या क्या नहीं पता चला है वो आपको बता देते हैं। सबसे जरूरी बात, इस डील में अमेरिका ने यूक्रेन को कोई सुरक्षा देने का वादा नहीं किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की, जो अभी हाल ही में यूक्रेन से लौटी हैं। उनसे हमने पूछा कि यूक्रेन बिना सुरक्षा की गारंटी के इस डील के लिए राजी कैसे हुआ। और अगर इस आप डील के बारे में बात करें तो उसमें से कुछ चेंजेस हैं जो पहले वर्जन और दूसरे वर्जन में हुए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन राजी हुआ है। पहला वाला जो वर्जन था, आपको पता है कि यूक्रेन ने रिजेक्ट कर दिया था। तो पहली चीज तो ये बदली है कि जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल है दोनों देशों के बीच में, वो पहले पूरी तरह अमेरिका द्वारा कंट्रोल थी। अब वो यूक्रेन और अमेरिका के बीच में 50-50 बट गया है, ठीक है, यानी यूक्रेन का से है। दूसरा क्या है कि जो पहले एक बहुत ही रिडिकुलस डिमांड था यूएस का कि $500 बिलियन
पे करना है जिसका कोई सर पैर नहीं था, उसको ड्रॉप कर दिया गया है। और तीसरी चीज ये है जो आपने सिक्योरिटी गारंटी के लिए कहा, ये जो ड्राफ्ट है, जो फाइनल ड्राफ्ट अब साइन होगा वॉशिंगटन में, इसका जो 10वां पॉइंट है वो ये कहता है कि बायलैटरल अग्रीमेंट जो होगा और जो ये फंड अग्रीमेंट बनाया जाएगा वो सपोर्ट करता है, मतलब उसके दो पार्ट्स हैं। तो जो दूसरा पार्ट है 10th पॉइंट का, वो कहता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार है वो सपोर्ट करेगी यूक्रेन के एफर्ट को सिक्योरिटी गारंटीज लेने के लिए, लेकिन ये नहीं उसमें लिखा है कि वो कौन सी सिक्योरिटी गारंटीज होंगी। तो एक तरह की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी है। तो यूक्रेन राजी क्यों हुआ? क्योंकि इस वक्त जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, उन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में सबसे लॉजिकल यही चीज है कि यूक्रेन अपने रेयर अर्थ को अमेरिका के साथ एक डील करे, अमेरिका के वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो, प्रेजेंस हो, वो अपने आप में एक डी फैक्टो सिक्योरिटी गारंटी का काम करेंगे, भले ही नेटो की मेंबरशिप ऑन द टेबल नहीं है। और तीसरा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने प्रेसर में कहा कि यूक्रेन गेट्स अ विंडो टू फाइट, इट्स वॉर। तो यूक्रेन के लिए इससे बेहतर सिचुएशन इस वक्त नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इस वक्त इस हालात में अगर सीज फायर होता है तो रशिया दोबारा से फिर अटैक करेगा यूक्रेन को, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करके। और ये बात यूरोपियन कैपिटल्स में और यूक्रेन में हर कोई इस बात से अवगत है। अच्छा स्वस्ति जी, ये भी बताइए कि इस डील के बाद क्या आपको यूक्रेन की शांति का रास्ता दिख रहा है? सीज फायर कब तक होने की संभावना मानी जाए? जैसा मैंने आपसे कहा कि सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज नहीं मुहैया कराई जाती। और चूंकि अमेरिका की तरफ से और नेटो की तरफ से, दोनों ही तरफ से सिक्योरिटी गारंटीज का रास्ता नहीं खोला गया है, हालांकि डील का जो 10वां पॉइंट है ये कहता है कि अमेरिका जो है वो सपोर्ट करेगा एक लास्टिंग पीस, जो शब्द बोला गया है लास्टिंग पीस के लिए, सिक्योरिटी गारंटीज को यूक्रेन के लिए सपोर्ट करेगा, लेकिन वहीं पे वो बात खत्म हो जाती है। तो हमें एक फाइनल एग्रीमेंट देखना पड़ेगा कि उसकी भाषा क्या है। दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि सीज फायर अभी नहीं होगा। अगर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी तो ऐसे विद्वानों द्वारा लगाई जा रही थी जो कभी शायद यूक्रेन गए नहीं है और जिन्होंने अपनी आंखों से कभी उस वॉर को देखा नहीं है। सीज फायर नहीं होगा मौजूदा हालात में। अमेरिका और रूस का इतिहास उठा करके देखें तो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा शुरू से रहा है। ये संबंध पिछले 3 साल में और भी खराब हुए हैं जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है। जो बाइडेन कई मौकों पर रूस के हमले को आतंकवादी हमला बता चुके हैं। शुरुआत से ही बाइडेन की सरकार यूक्रेन को अरबों डॉलर्स के हथियार दे रही है, लेकिन ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका की रूस के प्रति नीति थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है। ताज़ा उदाहरण 27 फरवरी का है। अमेरिका और रूस के अधिकारी तुर्की में मिले हैं। स्वस्ति जी, इस मीटिंग का असर क्या पड़ने वाला है? क्या अमेरिका और रूस के रिश्ते भी सामान्य हो सकते हैं इस दौर में? तो डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, जिसको मैं कह सकती हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक कैकोफनी, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं इसके ऊपर हमें अपना समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि उनके एक्शंस क्या हैं। तो एक्शन से हमें जरूर एक तरह का कोहेरेंस समझ में आता है और इसी बेसिस पे मैंने ये प्रेडिक्शन बार बार मैं करती हूँ कि अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो अमेरिका के कमर्शियल इंटरेस्ट में है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल्कुल ट्रांजैक्शनल अप्रोच उनका है। रशिया से भी उनको खास फायदा नहीं है। अगर कभी आगे चल के कोई फायदा होगा तो वो रशिया के समर्थन में बोलने लग जाएंगे। अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितना पैसा यूक्रेन को दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, उसमें से जो बल्क है वो वापस यूक्रेन के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को, अमेरिका के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को लौटता है। क्रिटिकल रेयर मिनरल्स की ये जो डील है ये अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के जरिए आपको पता है बहुत बड़ा ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना के साथ अमेरिका का। जो पूरी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो डी रिस्क करने का स्ट्रैटेजी है चिप्स को लेकर, सेमीकंडक्टर्स को लेकर, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब फायदे जब तक यूक्रेन से अमेरिका को मिलते रहेंगे, अमेरिका उसको समर्थन करता रहेगा। तो बातचीत के अगर आप छलावे के बाहर आकर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका की नीति में। तो यूक्रेन का चैप्टर यहीं तक। अब तुर्की की बात करते हैं। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके के मुखिया अब्दुल्ला ओजलान ने 27 फरवरी को जेल से एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने पीकेके को भंग करने की बात कही है। पीकेके को तुर्की और उसके कई पश्चिमी सहयोगियों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। ओजलान खुद 26 सालों से तुर्की की जेल में बंद है। उसकी पीकेके पार्टी ने अब तक
तुर्की में सैकड़ों आतंकवादी हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में लगभग 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पर अब ओजलान ने सरेंडर करने का फैसला लिया है। उसने पीकेके और उसके दूसरे फ्रैक्शन से हथियार डालने की अपील की है। 27 फरवरी वाली चिट्ठी में उसने क्या क्या कहा है, पॉइंट्स में जानिए। मैं पीकेके को भंग करने की घोषणा करता हूं और इस फैसले की ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अपनी पार्टी से अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द कांग्रेस बुलाए और अपने आप को भंग कर दे। ओजलान की घोषणा के बाद कई सवाल उठते हैं, जैसे उसने अचानक हथियार डालने का फैसला क्यों किया, पीकेके की मांग क्या थी और इसका तुर्की पर अब क्या असर पड़ सकता है। एक एक करके इसको समझते हैं। पीकेके कुर्दों के लिए एक अलग मुल्क कुर्दिस्तान बनाना चाहती है। कुर्दों की एक बड़ी आबादी तुर्की में रहती है। पीकेके जिस कुर्दिस्तान की मांग करती है उसका एक हिस्सा तुर्की की जमीन में भी पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पीकेके तुर्की का बंटवारा चाहती है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। पीकेके का आरोप है कि तुर्की में सदियों से कुर्द लोगों के साथ जुल्म होता रहा है। इसी के बदले में वो तुर्की की सरकार पर हमले करती है। कुर्द कौन है? कुर्द एक कौम का नाम है। ये लोग तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया और आर्मेनिया के सीमाई इलाकों में सदियों से रहते आए हैं। इनकी अलग पहचान है, नस्ल, संस्कृति और बोली संबंधित देशों के मूल बाशिंदों से अलग है। ज्यादातर कुर्द सुन्नी इस्लाम का ही पालन करते हैं। कुर्दों में एक छोटी आबादी दूसरे धर्म के अनुयायियों की भी है। पूरी दुनिया में कुर्दों की आबादी कुल 3 करोड़ से ज्यादा है। तुर्की में ही करीब 1.5 करोड़ कुर्द रहते हैं। इसके अलावा ईरान में 81 लाख, इराक में 55 लाख, सीरिया में 17 लाख कुर्द रहते हैं। तकरीबन 17 लाख पश्चिमी देशों में भी रहते हैं। कुछ आबादी मध्य एशिया के देशों में भी है। कुर्दों का इतिहास अत्याचार से भरा रहा है। पहले विश्व युद्ध के बाद विजेता देशों ने अलग कुर्दिस्तान मुल्क का वादा किया था। फिर आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा से संधि कर ली उन्होंने। इसकी आड़ में कुर्दिस्तान को दरकिनार कर दिया गया। ऑटोमन साम्राज्य के अधीन रहे और भी देशों की सीमाएं बदली। इस तरह कुर्द बंट गए। वे अलग अलग देशों में अल्पसंख्यक बनकर के रह गए, जहां उनकी राय बहुत मायने नहीं रखती थी। ज्यादातर मुल्कों में उनके मानवाधिकारों का हनन हुआ, बराबरी के अधिकार उनको नहीं दिए गए। सबसे ज्यादा कुर्द तुर्की में थे। वे अपने लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, मगर अधिकार देने के बजाय उनका दमन किया गया। उनकी पहचान बदल दी गई, उनकी भाषा पर प्रतिबंध लगाए गए और भी कई भेदभाव वाले नियम लाए गए। जब भी प्रोटेस्ट होता, सरकार उन्हें बुरी तरह कुचल देती। ऐसा ही कुर्दों के साथ और भी देशों में हुआ। फिर 1978 का साल आया। अब्दुल्ला ओजलान नाम के एक व्यक्ति ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके की नींव रखी। ओजलान सेना में जाना चाहता था, लेकिन उसका दाखिला न हो सका। उसका आरोप है कि कुर्द होने की वजह से ही उसको एंट्री नहीं मिली सेना में, और इसी से नाराज होकर के उसने पीकेके की स्थापना की। ये गुट अलग कुर्दिस्तान देश की मांग करने लगा। 1980 के दशक में पीकेके ने हिंसा का रास्ता चुन लिया। उसी समय तुर्की में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। उससे पहले ही ओजलान भाग करके सीरिया चला गया। वो वहीं से पीकेके को ऑपरेट करने लगा। हिंसा कायम रही, बरकरार रही। हजारों की संख्या में लोग इस दौरान मारे जा रहे थे। 1999 में ओजलान केनिया में गिरफ्तार हुआ। उसे तुर्की लाया गया, मौत की सजा सुनाई गई। इसके विरोध में जबरदस्त दंगे हुए। ओजलान ने पीकेके को तुर्की छोड़ने के लिए कहा। जेल से ही संघर्ष विराम का इशारा भी किया। फरवरी 2002 में पीकेके और सरकार के बीच संधि हो गई। संघर्ष विराम का समझौता बना। उसी बरस तुर्की ने अपने यहां मौत की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया। फिर ओजलान को भी छूट मिल गई। उसकी सजा भी आजीवन कारावास में बदल गई। माना जा रहा था कि ओजलान के जेल जाते ही पीकेके खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2004 में उन्होंने समझौता तोड़ दिया। हमले फिर से शुरू हो गए। 2013 में फिर से संघर्ष विराम समझौता हुआ, लेकिन 2 बरस बाद ही ये समझौता भी टूट गया। हिंसा फिर से शुरू हो गई। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2015 से जुलाई 2023 के बीच चली लड़ाई में 6,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 614 आम नागरिक थे, जबकि लगभग 1,500 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे। शुरुआत से देखा जाए तो हिंसक संघर्ष में 1984 से अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब अचानक ओजलान ने हथियार डालने की घोषणा की है। हमने जानकार से पूछा कि ओजलान की इस घोषणा के पीछे क्या मंशा है। क्या इसके बाद वो जेल से छूट जाएगा? देखिए, इसमें जेल में छूटने का मसला नहीं है। अभी जेल में छूटने का अहम इशू नहीं है। अहम इशू ये एक 70 साल का पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, और इसमें जो मेन इश्यूज हैं वो ये हैं कि पीकेके अपना एक हथियार छोड़ दे, और दूसरी बात यह है कि टर्की को बांटने का, उसको 2 टुकड़ों में बांटने का जो उसका डिक्लेयर्ड
एजेंडा है उससे वो पीछे हट जाए और वो ये कहे कि वो टर्की को एक कंट्री के तौर पर देखना चाहती है और उसको उसका बंटवारा नहीं चाहती है। और उसमें जो पॉलिटिकल सोशल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं खास तौर पर, उसके लिए वो निगोशिएट करने के लिए साथ में बैठेगी। इस वक्त टर्की के अंदर जो कुर्दिश इशू है, कुर्दिश इशू में कोई पॉलिटिकल इशू ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो मेन इशू है वो सोशल और कल्चरल राइट्स का है, स्पेशली लैंग्वेज के राइट का इशू है, क्योंकि टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में ही एजुकेशन हो सकती है और किसी एजुकेशन मीडियम में एजुकेशन नहीं हो सकती है। तो वो जो कल्चरल राइट्स हैं अगर उनको मान्यता मिल जाती है तो फिर वो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अब्दुल्ला ओजलान जो जेल में इतने सालों से 96 से बंद हैं, उनको टर्किश साइड से ये बातें पहुंचाई गई हैं कि अगर वो अपने संगठन को ये कहें कि वो हथियार डाल दें तो हम इस डायरेक्शन में एक फ्रूटफुल बातचीत करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो ऐलान आया है, ये ऐलान बहुत तैयारी के बाद आया है। हम ये मानते हैं कि ये दोनों तरफ से तकरीबन सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, बस वो अब एक बातचीत करने की जो फॉर्मेलिटी है वो शुरू करने जा रहे हैं। तुर्की की सरकार ने कहा है कि अगर पीकेके हथियार डाल देती है तो इससे तुर्की को बड़ी राहत मिलेगी। क्या पीकेके वाकई खत्म हो जाएगी या ये ओजलान का एक शगुफा भी हो सकता है? पीकेके एक बड़ा संगठन है और वो छोटा मोटा संगठन नहीं है, और वो फैला हुआ है इराक में, ईरान में, सीरिया में और टर्की में। तो टर्की में जो उनका हथियार बंद संगठन है वो बहुत ही छोटा रह गया है, तो उसकी वहां पर ज्यादा तादाद नहीं है। लोग उनके सपोर्टर्स बहुत हैं अभी भी, लेकिन हथियार बंद जो उनका संघर्ष था वो तुर्की में तकरीबन खत्म कर दिया गया है। अब मेन बचता है ईरान में, इराक में और सीरिया में। सीरिया में वो एक अलग नाम से काम कर रहे हैं जिसको वो YPG कहते हैं, और इराक में वो एक दूसरे नाम से काम करते हैं, और ईरान में भी वो दूसरे नामों से काम करते हैं। तो ये जो इन्होंने अपील की है वो इसलिए की है कि वो जो संगठन ईरान में और इराक में और सीरिया में है वो भी इसके ऊपर अमल करें और अपने हथियार छोड़ दें। जब तक कि वहां के 3 संगठन अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे तो फिर टर्की के बॉर्डर पर जब कब जंग होती रहेगी। तो वो अपील बेसिकली वो इन 3 संगठनों के लिए है, और इसीलिए जो उसका पहला रिएक्शन सीरिया से आया है, तो सीरिया के जो पीकेके से जुड़े हुए जो लड़ाके हैं उन्होंने 2 तरह के जवाब दिए हैं। एक धड़े ने ये कहा है कि वो इसके ऊपर गौर करेंगे और सोचेंगे, अगर ये सीरियस है तो वो इसको अमल में लाएंगे। दूसरों ने ये कहा है कि ये ऐलान टर्की के लिए है लेकिन हमारे ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि शायद वो अपने हथियारबंद संघर्ष को जारी रखना चाहेंगे, लेकिन अभी ये एक मिक्स मैसेज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना असेसमेंट ये है कि तकरीबन सभी पीकेके से जुड़े हुए संगठन वो इसको देर सवेर उसको मान लेंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी भारत और यूरोप के संबंधों से जुड़ी है। भारत और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। ये डील 2025 के आखिर तक पूरी कर ली जाएगी। दोनों पक्षों ने पहली बार इतना स्पष्ट फैसला लिया है। इस ट्रेड एग्रीमेंट की बात करीब 8 साल से चल रही थी। ये फैसला EU प्रमुख उर्सुला वान डर लियन के भारत दौरे पर लिया गया। वो 27 फरवरी को 2 दिन के दौरे के लिए भारत पहुंची थी। 28 फरवरी को उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। हमने भारत और EU की साझेदारी पर दुनियादारी में विस्तार से बात की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। दूसरी सुर्खी अमेरिका से आई है। अमेरिका में एक सड़क हादसे में घायल हुई भारतीय छात्रा नीलम शिंदे के परिवार को भारत सरकार के दखल से इमरजेंसी वीजा मिल गया है। 14 फरवरी को कैलिफोर्निया में नीलम शिंदे को एक कार ने टक्कर मार दी थी। उनके सिर, हाथ और सीने पर गंभीर चोटें आईं। उसके बाद वो कोमा में चली गईं। हादसे के 2 दिन बाद नीलम की रूममेट ने भारत में मौजूद उनके परिवार को इसकी खबर दी। फिर वहां के अस्पताल ने भी उनके परिवार को जल्द से जल्द अमेरिका आने को कहा। तब से उनका परिवार केंद्र सरकार से तत्काल वीजा की मांग कर रहा था। इसके लिए उन्होंने मुंबई के कार्यालय में अर्जी भी दी, लेकिन वहां बात नहीं बनी। फिर यह मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंचा। 27 फरवरी को विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सरकार से वीजा की रिक्वेस्ट की। 28 फरवरी को अमेरिकी दूतावास ने इमरजेंसी वीजा की अर्जी मंजूर कर ली है। 1 मार्च को नीलम का परिवार अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगा। नीलम महाराष्ट्र के सतारा जिले से हैं और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं। इस हादसे को लेकर के अमेरिका में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। तीसरी
सुर्खी इजराइल हमास युद्ध विराम से जुड़ी है। कतर में युद्ध विराम के दूसरे चरण पर बातचीत शुरू हो गई है। इजिप्ट की स्टेट इंफॉर्मेशन सर्विस ने यह जानकारी दी है। 27 फरवरी को ही इजरायली और अमेरिकी अधिकारी कतर पहुंच गए थे। खबर है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ भी बातचीत में शामिल हो सकते हैं। सीजफायर एग्रीमेंट के तहत 3 चरणों में युद्ध खत्म करने पर सहमति बनी थी। 42 दिनों के ये तीनों चरण थे। 1 मार्च को पहले चरण का आखिरी दिन है। आप सोचेंगे कि क्या इस बीच जंग फिर से शुरू होगी? नहीं होगी। जब तक अगले चरण को लेकर के नेगोशिएशन जारी रहेगी तब तक ये युद्ध विराम लागू रहना है कागजों पर। दूसरे फेज में क्या क्या होने वाला है? पहला, युद्ध को पूरी तरह रोका जाना है। दूसरा, बाकी बचे हुए सभी जीवित बंधकों की वापसी होनी है। इजराइल का कहना है कि 59 बंधक अभी भी रह गए हैं, इनमें से 24 अब भी जीवित हैं। तीसरा, हमास मृत बंधकों के अवशेष इजराइल को सौंपेगा। चौथा, इजरायली सेना पूरी तरह से गजा से पीछे हटेगी। लेकिन दूसरे चरण को लेकर समझौता इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म किए बगैर युद्ध नहीं रोकना चाहता और नेगोशिएशन तो उसे हमास के साथ ही करनी है। चौथी सुर्खी ब्रिटेन से जुड़ी है। 27 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। क्या हुआ इस मुलाकात में? पहला, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील को लेकर के सहमति बनी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जल्द ही एक मजबूत ट्रेड डील पर साइन करेंगे। हालांकि ट्रंप ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि ब्रिटेन को टैरिफ से छूट मिलेगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर संकेत दिया कि ब्रिटेन से अमेरिका के रिश्ते ईयू के मुकाबले बहुत अलग हैं। जाते जाते वीकेंड में देखने के लिए एक रिकमेंडेशन, पॉलिटिकल इंटरव्यूज के हमारे शो जमघट में इस बार मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सौरभ द्विवेदी के साथ हुई इस बातचीत में उन्होंने अनिल विज के आरोपों, कुमारी शैलजा से दोस्ती और अटकी हुई भर्तियों पर अपने जवाब दिए हैं। एपिसोड का लिंक आपको हम कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।